बंबई भारत की आर्थिक राजधानी, वहां से 200 किलोमीटर दूर, मात्र 200 किलोमीटर दूर मालेगांव। मालेगांव में बम ब्लास्ट होता है, तो एक मोटरसाइकिल को ब्लास्ट किया जाता है और उसमें 6 निर्दोष मारे जाते हैं। ब्लास्ट हुआ नहीं, किया जाता है, बाकायदे किया जाता है। और उतना ही नहीं, उसको इतना महिमामंडित किया जाता है। कुछ गेरुआ वस्त्रधारी, कुछ अपने आप को सेना के अधिकारी कहने वाले लोग और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, ये सब लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं और गर्व के साथ कहते हैं कि हमने ये काम किया। सुरेश खन्ना जी वो आदमी हैं जो मालेगांव ब्लास्ट केस से लगातार जुड़े रहे हैं। इन्होंने उसमें सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया है और दोनों ही केस का भूमिका का इन्होंने निर्वहन किया है। उसमें जांच में जुड़े रहे हैं, शुरू से जुड़े रहे हैं। और करकरे साहब ने जो फाइल सबमिट की थी, जो इतने मेहनत से लगाए थे अपनी जान की बाजी लगा करके, वो फाइल वो अगर वो किसी को दिए तो वो डॉक्टर सुरेश खैरनार थे। ऐसे में आपका सुरेश खन्ना साहब, हम बहुत बहुत आभारी हैं। आप हमारी बहुजन संवाद के लिए समय निकाले और इस पर चर्चा करने के लिए आए। तो हम चाहेंगे कि शुरुआती दौर में थोड़ा सा एक प्रारंभिक परिचय हो जाए कि मालेगांव ब्लास्ट केस था क्या और उसके बाद उसकी पूरी फंक्शनिंग क्या रही। जी सुरेश खन्ना साहब। आपने जिस महिला का नाम लिया, प्रज्ञा ठाकुर, ये कर्नल पुरोहित, ये दो मुख्य लोग हैं जिन्होंने बैरिस्टर विनायक दामोदर सावरकर का जो अभिनव भारत था आजादी के आंदोलन के समय, वो सावरकर ने मरने के पहले बर्खास्त कर दिया था, जिसका पुनर्जीवन इन लोगों ने किया। यह करने के पीछे इनका हिंदू राष्ट्र का सपना है, क्योंकि अभिनव भारत की जो प्रोसीडिंग्स आपके भोपाल, उज्जैन और जगह जगह की मीटिंग के जो इस केस में जो सबमिट किए हैं कोर्ट में करकरे साहब ने, इसमें उनकी मीटिंग के प्रोसीडिंग्स है, मीटिंग में क्या चर्चा हुई इसके ऑडियो वीडियो भी है। और ये सब चीजें कोर्ट में पेश होने के कारण, हालांकि वर्तमान सरकार सत्ता में आने के बाद इस केस को डाइल्यूट करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन करकरे साहब ने इतना पक्का बंदोबस्त किया है इंक्वायरी करके, और मुख्य रूप से दयानंद पांडे और कर्नल पुरोहित के जो लैपटॉप के जो डॉक्यूमेंट्स है, जिसको इस केस में ट्रांसक्राइब करके कोर्ट में सबमिट किया है एनआईए के कोर्ट में, तो ये मिटाना या इनको हटाना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि ये एविडेंसेस कई सारे सीडीओ में बंद है। और हालांकि कोशिश की गई, यही एनआईए इसके पहले बहुत उलझुल हरकतें की है, और अभी अचानक यू टर्न क्यों लिया, ये भी मेरे लिए एक सवाल है आज। क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट के केस में शामिल महिला को एक सत्ताधारी पार्टी अपने लोकसभा का भोपाल का चुनाव लड़वाने के लिए टिकट देती है। वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि मैं भोपाल में उनके खिलाफ प्रचार में बैठा हुआ था 2 हफ्ता, मेरे आंखों के सामने अमित शाह का रोड शो भोपाल में मैंने देखा है। और सबसे अहम बात, देशभक्ति की बात करने वाले आरएसएस के वर्कर्स पूरे भोपाल भर में अपनी पूरी ताकत लगा के भोपाल के घर घर में घूम रहे थे। हालांकि भोपाल में कोई बहुत बड़ी जनसभा नहीं की गई, लेकिन जनसंपर्क जबरदस्त ढंग से किया गया। और उसी प्रचार में प्रज्ञा सिंह ने, मुझे नथुराम गोडसे के ऊपर गर्व है, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, ये उसके उस चुनाव प्रचार के भाषणों का मैं कंटेंट बता रहा हूं। मैं हाजिर था भोपाल में उस दौरान। इस ढंग से चुनाव प्रचार में उसने हथियार इस्तेमाल किए, झूठ मूठ का अपने बीमारी का बहाना बनाया, उसी बीमारी के कारण पैरोल पे उसको छोड़ा गया। लेकिन हमीदिया अस्पताल के डॉक्टरों ने मेरे को बताया कि इसकी बीमारी बिल्कुल फेक है, ये झूठ बोल के आई हुई है, क्योंकि इसको ऐसी कोई भी शारीरिक तकलीफ नहीं है। क्योंकि वो आराम से फुटबॉल खेल रही थी, आराम से कुछ महिलाओं के संगठन ने उसको बुलाया तो वहां नाच रही थी गानों के ऊपर, और जनसभाएं और जनसंपर्क तो करते हुए घूम ही रही थी। लेकिन इसके बावजूद इसका बीमारी का पैरोल, और उस पैरोल के ऊपर इसने चुनाव लड़ना, और उस चुनाव में ये चुनकर लोकसभा में जाना। और सबसे संगीन बात, आनंद बाबू, लोकसभा में जाने के बाद इस महिला को इस देश की बहुत महत्वपूर्ण कमेटियों में, जिसमें गृह मंत्रालय की कमेटी है, रक्षा मंत्रालय की कमेटी, उनमें इसको संसदीय समितियां जो होती है उसमें लिया गया था। और अब इसके बाद में
ये जो अभी अचानक एनआईए ने कहा है और अभी 8 मई को इसका फाइनल जजमेंट आएगा, वो क्या आएगा वो अलग बात है, लेकिन एनआईए ने तो यही सजेस्ट किया है कि इनको फांसी की सजा दी जाए। और मैं पहले ही बहुजन संवाद के सभी दर्शकों को बता दूं, मैं फांसी की सजा के खिलाफ हूं। सैद्धांतिक रूप से हमने कभी भी फांसी की सजा एक बारबारिक सजा है, ये एक अमानवीय है, और इस बात का हम बहुत सारे लोग हैं भारत में, ऐसे सब लोगों के साथ मैं भी एक हूं, जो फांसी जैसी सजा को हम लोग विरोध करते हैं। वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो या कोई और XYZ हो, हम लोग फांसी देने के पक्ष में नहीं है। इसलिए उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का एनआईए का मैंने देखा मांग, और उसमें उन्होंने अंत में शब्द लिखा है फांसी तक देनी चाहिए, ये उसमें शब्द इस्तेमाल किया गया है। अभी वो सब पढ़कर ही मैं बैठा हूं। तो मुझे एक बात आज साफ करनी है बहुजन संवाद के माध्यम से, वर्तमान सरकार सत्ता में आने के बाद में इस केस को डायल्यूट करने की कोशिश क्यों की गई? जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, उन्होंने बार बार कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है, और हम ये बात शुरू से ही बोल रहे हैं। आतंकवाद की घटनाएं जो भी देश भर में, और अभी ताजी कल पहलगांव में जो हुई है, जिसके बारे में कल ही मैंने लिखा है काउंटर करंट में, बिल्कुल गलत है। हस्तक्षेप हिंदी में मेरा छपा है। तो आतंकवाद की घटनाएं कश्मीर की हो, मालेगांव की हो, नांदेड़ की हो, या हमारी समझौता एक्सप्रेस का उड़ा देने का षड्यंत्र, जो भी कही हो, ये सब चीजों के हम खिलाफ है। लेकिन आतंकवाद में सिर्फ पर्टिकुलर एक रिलीजन के लोगों को टारगेट करके, जो मालेगांव में भी किया गया था। मालेगांव में जब मैं इंक्वायरी के लिए गया इस बम ब्लास्ट की, तो उस इंक्वायरी में मैंने देखा कि 110 से ऊपर मुस्लिम बिलो 30 बच्चों को उठा लिया गया था। कोई ये जो अभी हम लोग गर्मी में जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं इन्वर्टर वगैरह, इसका काम करने वाला एक लड़का जिसका इन्वर्टर का बैटरियों का धंधा था, उसी ढंग से और भी कई सारे यूनानी डॉक्टर, मतलब इस ढंग के लोगों को उठा कर, तो उस समय राजवर्धन नाम के जो एसपी थे नासिक जोन के, वो राजवर्धन कैंप करके बैठे हुए थे मालेगांव में। जब हम उनको मिलने गए तो मैंने उनको पूछा कि आपने अभी तक इस पूरे ब्लास्ट के केस में सबके सब मुस्लिमों को, मुस्लिम ही मरे हैं, मुस्लिम ही मस्जिद के बाहर में ये ब्लास्ट हुआ है, और मुस्लिम ही इलाका है, मौसम नाम की नदी है, उस नदी के एक तरफ का मालेगांव और दूसरी तरफ का मालेगांव को एक तरह से, जैसे हमारे देश में आजकल पाकिस्तान शब्द बहुत आराम से इस्तेमाल होता है, मुस्लिम बस्तियों को कहाँ जा रहे, पाकिस्तान जा रहा हूँ। पाकिस्तान जाना तो इतना आसान नहीं है, अभी तो कल से वीसा भी कैंसिल कर दिए है, न कोई जा सकता ना आ सकता। लेकिन ये शब्द हमारे देश में इस्तेमाल होता है अक्सर मुस्लिम बस्तियों के बारे में। जब से मुझे होश है तब से मैं ये सुनते आ रहा हूँ, मुसलमानों का इलाके को सीधा पाकिस्तान बोला जाता है। तो मालेगांव का ये जो हिस्सा है, और मालेगांव की डेमोग्राफी में बता दूं, मालेगांव ये शहर 1857 में आपके यूपी से जो मुसलमान 1857 के युद्ध में शामिल थे बहादुर शाह जफर के साथ में, उनके खिलाफ जो अंग्रेजों ने जो कार्रवाई शुरू की थी, उसके डर से वैसे भी हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा है, पेड़ों पर तक फांसी लगाने का काम अंग्रेजों ने किया है। तो उसमें से जो लोग भागे वो लोग हैं जो बुरहानपुर में ठहरे, बाद में मालेगांव में आके ठहरे, भिवंडी में जाके ठहरे बंबई के पास में, ये सब बुनकर लोग हैं। और ये बुनकर लोग मालेगांव में आज लगभग आधे से ज्यादा संख्या में मालेगांव की आबादी है मुसलमानों की, और ये मुसलमान वहां पर अपना बुनकर का व्यवसाय चला रहे हैं। आज 1857 आ रहा था, हम 2025 में बात कर रहे हैं, तो ये लोग वहां पर अपना कमा कर खा रहे हैं। तो ये लोग खुद अपनी मस्जिदों के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, ये मेरे जैसे ऑल इंडिया सेकुलर फोरम राष्ट्र सेवा दल में काम करने वाले आदमी के पल्ले नहीं पड़ता है। मुसलमान अपने ही कौम के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट कराए। शबे बारात में वहां की जो सबसे बड़ी जो कब्रिस्तान है, वहां पर भी एक ब्लास्ट किया गया था इस ब्लास्ट के पहले 2006 में। ये 2008 का ब्लास्ट की बात चल रही है अभी अपनी। तो प्रज्ञा सिंह को जब किसी ने बताया कि इतने इतने लोग मरे, तो प्रज्ञा सिंह ने कहा है कि सिर्फ इतने लोग मरे, ये सब बातें मीडिया में आई हुई मैं बता रहा हूं। और सबसे संगीन बात, राष्ट्रभक्ति का गाए बगाए ये करने वाले लोग, मुख्य रूप से संघ परिवार, ये सब के सब संघ से निकले हुए लोग हैं। प्रज्ञा सिंह भी संघ की राष्ट्र सेविका समिति की स्वयं सेविका रही है,
लेकिन संघ अभी बोल रहा है नथुराम गोडसे के जैसा कि ये अतिवादी विचारों की महिला थी, इसलिए हमने इसको निष्कासित कर दिया है। ये प्रज्ञा सिंह निष्कासित करने वाली को संघ ने प्रज्ञा सिंह को आपके भोपाल से टिकट दिलवाने में बहुत अहम भूमिका अदा की है। जानबूझकर वो मैसेज देना चाहते हैं, नथुराम गोडसे से लेके प्रज्ञा सिंह से लेके जो भी अपराधी लोग हैं, वो सबको ये लोग हिंदू राष्ट्र की हिमायती होने के कारण इनके पीछे खड़े हो जाते हैं। वकीलों से लेके सब, अरे भाई कोर्ट में जाते हुए इनके ऊपर फूल बरसाए गए, इसका उल्टा मुस्लिमों के केस चलाने वाले वकीलों के कपड़े फाड़े गए। मतलब देखिए, हमारे देश में सेकुलर मुल्क हम बोलते हैं, एक तरफ भागवत जी भी कहते हैं कि सबका एक ही डीएनए है और क्या क्या बातें वो करते रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने सबके लिए एक जैसा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बातें बोल रहे हैं। लेकिन किस ढंग से हिंदुत्व का नाम लेने वाले जिन लोगों ने दाभोलकर, कलबुर्गी, पानसरे जी को मारा, उन लोगों के भी तरफ से ये कैसे खड़े रहते हैं सब एकजुट होकर। और प्रज्ञा सिंह के बारे में आपके गोडसे को लीजिए, गोडसे के मंदिर तक बनाने के इन लोगों की हिम्मत बढ़ गई। तो इस ढंग से हिंदू राष्ट्र के लिए ये लोग आपके भोपाल से लेकर उज्जैन तक बैठकें कर चुके हैं। बैरिस्टर विनायक दामोदर सावरकर की जो पुरानी संस्था थी अभिनव भारत, जिसको उन्होंने बर्खास्त कर दिया था, इसका इन लोगों ने पुनर्जीवन किया। नथुराम गोडसे की भतीजी हिमानी सावरकर, जो सावरकर के भतीजे के साथ ब्याही गई थी, ये हिमानी सावरकर होम्योपैथी के डॉक्टर थी पुणे में, इसको पकड़कर इस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया था अभिनव भारत का। अभिनव भारत का मुख्य ब्रेन जो है वो है कर्नल पुरोहित, जो लेफ्टिनेंट कर्नल था फौज में। फौज का जो शिक्षा वाला, जो एजुकेशन वाला जो ब्रांच होता है, ये उसमें था ये आदमी। और कमाल की बात देखिए, महाराष्ट्र ये पहला स्टेट है एटीएस बनाने वाला। महाराष्ट्र के एटीएस की स्थापना के बाद में रिसर्च पर्सन के रूप में कर्नल पुरोहित को बुलाया गया है ट्रेनिंग देने के लिए। क्लाइमैक्स देखिए, ये वो आदमी है जो आपके पचमढ़ी में तैनात था, उसके बाद में देवलाली में तैनात था। देवलाली में इसके गवर्नमेंट के क्वार्टर में आरडीएक्स मिले हैं। और 2014 में ये सरकार आने के बाद में कर्नल पुरोहित के फेवर में जाने के लिए हमारे दोस्त कटकरे जी को कटघरे में खड़ा किया गया। जिस आदमी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बॉम्बे के हमले के दौरान खुद वहां पर खड़ा हो गया, आतंकवादियों के सामने उसने सामना किया, जिसको वहां पर और अन्य अफसरों के साथ में वो मारा गया, उस आदमी को शहीद होने के बावजूद किस ढंग से उसके खिलाफ इन लोगों ने अनर्गल बका है। और कटकरे साहब को कटघरे में खड़ा किया कि कटकरे साहब ने जानबूझकर इन सब लोगों को फ्रेम किया। मुझे आज इस बहाने ये बात इसलिए मैं बोलने का मौका ले रहा हूं, हेमंत करकरे जिसको भारत सरकार ने वीरता के लिए पुरस्कृत किया है, हेमंत करकरे की बीवी को यही हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान खुद ये हादसा होने के बाद में ये बॉम्बे का 26/11 का जिसमें हेमंत करकरे शहीद हुए, 26/11 को यह हादसा हुआ। 27 या 28 तारीख को ये पहले आदमी है जो करकरे साहब के घर पहुंच गए दादर में, गवर्नमेंट क्वार्टर में। और कविता करकरे जी को इन्होंने 2 करोड़ रुपए देने की ऑफर की गुजरात की तरफ से। और कविता करकरे की खासियत देखिए, इस महिला ने हाथ जोड़कर नकारा है, बहुत धन्यवाद आपको, लेकिन मैं मेरे पति के शहादत के ऊपर ऐसी कोई चीज नहीं लूंगी, धन्यवाद आपको। यह है कि मालेगांव जैसी घटना को जिसको कि पूरा सेव करे देना, ये उस प्रज्ञा ठाकुर को जिसने सांसद रहते खुलेआम गांधी को सिंबॉलिक रूप से गोली मारती है, उनका खून बहाती है और अट्टहास करती है, उस प्रज्ञा ठाकुर को ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति आ गई कि एनआईए ने स्वयं इतना आगे बढ़ करके उनके लिए वो सजा की मांग की है। और अभी तो 7 तारीख को उनका फैसला आने वाला, फैसला तो बन गया है लेकिन उसकी घोषणा होगी। तो क्या आपको लगता है कि यह कैसी आपदा ये लोग खड़ी किए हैं और इस अवसर का ये क्या उपयोग कर सकते हैं? नहीं, मालेगांव के केस में एनआईए की भूमिका बहुत ही अजीबोगरीब है। इसी एनआईए ने सत्ता में आने के बाद में नरेंद्र मोदी जी के बाद में इस केस को डाइल्यूट करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये जो पक्का बंदोबस्त करके चले गए हैं हमारे दोस्त हेमंत करकरे जी, इसको एकदम रिवर्स करना या इसको खत्म करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड्स है। दयानंद पांडे को, पुरोहित को क्या विकृति थी मालूम नहीं, या ऑब्सेशन था,
जिस लैपटॉप से मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे इनके दोनों के लैपटॉप मिले हैं और दयानंद पांडे हर मीटिंग को लैपटॉप में बाकायदा रिकॉर्ड करके रख लेता था। और इन चीजों की सीडी जो है, जो मालेगांव कोर्ट में भी जमा की गई है, जिसका ट्रांसक्रिप्ट बाकायदा हेमंत करकरे केस में फाइल करने के समय कोर्ट को पेश करके गए हुए हैं। आज भले वो शहीद हो गए, लेकिन मालेगांव के केस में जब उन्होंने हाथ डालना शुरू किया और उसके बाद समझौता एक्सप्रेस तक पहुंचे, तो बाकायदा उनको मना करने की कोशिश की गई। यही आडवाणी जी, जिनको अभी डंप करके रखा गया है, ये आडवाणी जी ने खत लिखा है बाकायदा होम मिनिस्ट्री में। ये उस समय विरोधी दल के नेता थे और इस महाशय ने प्रज्ञा सिंह को लेकर घड़ियालू आंसू बहाते हुए कि प्रज्ञा सिंह को जेल में तकलीफ दी जा रही है, प्रज्ञा सिंह को सताया जा रहा है, ये बातें सब पूरी दुनिया ने देखी है भाई, रिकॉर्डेड है। प्रज्ञा सिंह के साथ में बैठक के फोटो शिवराज सिंह चौहान से लेके राजनाथ सिंह जी की भी है। भोपाल के बैठकों का जो भोपाल के अखबारों ने, भास्कर से लेके नई दुनिया से लेके दुनिया भर के अखबारों की कटिंग से मेरे पास में पड़ी हुई। भोपाल में बैठकें करने के बाकायदा मीडिया कवरेज है और उन बैठकों में ये सब निर्णय लिए गए हैं कि हमने भी मुसलमानों को मारने के लिए, राजनाथ सिंह एक तरफ बोलते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन हिंदुओं का संगठन को पुनर्जीवित करना, जो सावरकर ने बर्खास्त कर दिया था अभिनव भारत। अभिनव भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में बता दूं आपको, अभिनव भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को नकारने की बातें लिखी हुई है। अभिनव भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया है। अभिनव भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ने नेपाल और इजराइल से एक्साइल गवर्नमेंट की परमिशन मांगी है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मदद मांगी है। ये सब लेटर्स भी सबमिट है इस केस में, कोर्ट में। ये लेटर्स इन लोगों ने लिखे हुए नक्शे करके यहाँ केस में रखे गए हैं। इतना संगीन मामला, अब कई सारे हादसों में तुरंत आईफा दाव देखते हुए उठा लिया जाता है लोगों को, लेकिन मालेगांव के केस में इतना सारा तफ्तीश करने के बाद भी प्रज्ञा सिंह को लोकसभा का सदस्य बनाने की हरकत, क्या मैसेज जाता है देश को? और अब आप उसको ये सजेस्ट कर रहे हैं। देखिए, हमने पहले भी कहा कि हम फांसी के विरोधी है, लेकिन उसको कड़ी से कड़ी सजा कम से कम मिलनी चाहिए, इस बात का मैं हिमायती हूँ। क्योंकि ऐसे हादसे करने के दूसरे जो भी XYZ होंगे, उनको एक नसीहत मिले, इसलिए तो कोर्ट सजा देती है ना किसी भी गुनाह के बाद में। तो इसलिए इनको सजा देने के मैं पक्ष में हूँ और दोबारा कोई ऐसी हरकतें न हो। लेकिन इनका जो महिमा मंडन किया गया, इनके ऊपर जो फूल बरसाए गए, लोकसभा के सभागृह तक इनको पहुंचाया गया, ये सब बातों का मैं इस बहाने बहुत दिल से मैं निषेध करना चाहता हूं। क्योंकि हमारे देश के कानून बनाने वाले सभागृह में इस महिला को 5 साल तक बैठाया है। 2019 से लेकर 2024 तक ये महिला इस देश के सर्वोच्च सभागृह की, ये लज्जास्पद बात है। उसको दोबारा टिकट नहीं दिया वो अलग बात है, उसके क्या कारण होंगे वही खुद जाने। या हो सकता है कि ये सब चीज के बारे में उनको थोड़ी सी लज्जा लगी होगी कि ये ज्यादा अपने गले की हड्डी बन सकता है। तो इसलिए प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित और उनके साथ में जो भी अन्य लोग हैं, ये इंडिविजुअल लोग नहीं है। सिर्फ प्रज्ञा सिंह या कर्नल पुरोहित नाम लेने से नहीं चलेगा, ये एक पूरा परिवार है भाई, जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहा है। कुछ मुख्य आज की बहस का लब्बे लुहाज यही है कि संघ का खुद का जो पूरा काम का जो तरीका है 100 सालों का, अभी आने वाले दशहरे में शताब्दी पूरी हो जा रही, बहुत जोर शोर से शताब्दी मनाई जाएगी। लेकिन इस संगठन ने 100 सालों के, इस संगठन का जो हिसाब मैं बार बार बताने की कोशिश करता हूँ, मैंने लिखा भी है और भी लिखूंगा, RSS की कार्यशैली का ये पूरा परिणाम है। RSS शाखा में जिस ढंग से अल्पसंख्यक समाजों के खिलाफ नफरत होते रहता है, नफरत खेल के माध्यम से, नफरत अपने गीतों के माध्यम से, नफरत अपने बौद्धिकों के माध्यम से, और आए दिन यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक दाढ़ी, टोपी वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करते हैं। और किस ढंग से मुसलमानों को बदनाम करने के कितने कितने तरीके इस्तेमाल करते हैं, हिजाब से लेके, हत्याबंदी से लेके, ये सब बातों का कुल मिलाकर परिणाम प्रज्ञा सिंह बनना है। कुल मिलाकर परिणाम पुरोहित, ये कोई इंडिविजुअल लोग नहीं है, कुल मिलाकर परिणाम नथुराम गोडसे बनना है। हिंदुत्व जैसी राजनीतिक विचारधारा वाले लोग की मेन मंशा अंदर नफरत पैदा करना है, देश में तफरका पैदा करना है और दो समुदायों को आपस में लड़ाना है। इनका देश की एकता से, देश की जनता से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक का मतलब नहीं है।
अपने हित साधन के लिए ये अपने लोगों को भी निशंस हत्या कर सकते हैं, कराते रहे हैं। इसका उदाहरण हमने गुजरात में देखा, महाराष्ट्र में देखा और पूरे देश के पैमाने पर भी देखा। अभी खास करके प्रज्ञा ठाकुर के लिए जिस तरीके की बात हो रही है, अभी तो 8 तारीख को उसका फैसला आना है। क्या आता है, कैसे आता है, मांग तो यही उनको सजा। और हमारे जैसे लोग निश्चित रूप से मौत की सजा के, फांसी के हम लोग विरोधी हैं, लेकिन जो उनकी पूरी टीम है, प्रज्ञा ठाकुर है, कर्नल पुरोहित है, मेजर रमेश उपाध्याय हैं, स्वामी दयानंद पांडे हैं, अजय साहिबकर हैं, समीर कुलकर्णी हैं, सुधाकर चतुर्वेदी हैं, इन लोगों को निश्चित रूप से कड़ी सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन पिछले जो हमारे अनुभव हैं कि गोधरा कांड के इतने विभत्स कृत्य वालों को जेल से निकाल करके, आजीवन कैद की सजा वाले लोगों को जेल से बाहर निकाल करके उनको बाकायदे महिमा मंडित किया जाता है, उनको माला पहनाया जाता है। ऐसी हालत में इन लोगों के लिए किस स्तर की सजा दी जाए कि देश में यह संदेश जाए कि नहीं, ऐसा नृशंस कांड करने वाले लोग, जो देश को तोड़ने वाले लोग, मानवीयता से खिलवाड़ करने वाले लोग की रूह कांपे, ऐसी सजा तो इन्हें मिलनी चाहिए। अब हम